जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 27 मार्च 2025 और ये लेक्चर है गाइज द हिंदू के न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ का। उसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो ये टोटल 7 न्यूज़ हैं जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप जो है वो करने वाले हैं, जो आज की न्यूज़पेपर में आप आई हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। एटलीस्ट 1 लाख व्यूज तो जो है वो इस सीरीज में जो है वो आने चाहिए। चलिए स्टार्ट जो है वो करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के गाइस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, जो कह रहा है कि सिर्फ ग्रोपिंग करना किसी माइनर के लिए रेप का इरादा नहीं दिखाता। मतलब कि आप सोचिए, आप ये ऑर्डर जो है वो इनह्यूमन भी है और इनसेंसिटिव भी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर था 17 मार्च 2025 का, उस पर क्यों स्टे लगाया, उसका रीजन क्या है? इस ऑर्डर में ये बोल रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कि भाई, मियर ग्रोपिंग ऑफ अ माइनर डिड नॉट इंडिकेट इंटेंट टू रेप। यानी कि अगर आप किसी माइनर को पकड़े हुए हो तो दैट डजेंट मीन, यानी कि कैसे भी इरादे से, तो दैट डजेंट मीन कि वो रेप की कैटेगरी में जो है वो लाया जाएगा। तो मतलब कि बेढंग तरीके से पकड़ना, वो गुड टच और बैड टच जो होता है ना, तो यहां पर उसको ग्रैब जो है वो किया हुआ है। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो भाई ये इनसेंसिटिव है। भाई आपको ये चीज समझनी है कि सामने वाले का इरादा जो है वो क्या, आप डायरेक्टली आप ऐसे कैसे ऑर्डर जो है वो दे सकते हो कि कोई किसी को पकड़ लिया तो दैट डजेंट मीन कि वो इंटेंट होगा, रेप करने का इरादा इंडिकेट करेगा। भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई गलत तरीके से किसी को होल्ड कर रहा है, ग्रैब कर रहा है, तो दैट कैन इंडिकेट कि भाई उसका इरादा जो है वो रेप करने का। एकदम से ऑर्डर देना सही नहीं रहता अनटिल अनलेस कि उसकी डेप्थ में ना जाया जाए। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ऊपर जो है वो स्टे लगा दिया। समझ में आई आपको बातों को कि क्या पूरा मुद्दा था? राइट। अब जस्टिस बी आर गवई, इनकी बेंच ने हाई कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया, कहकर कि इसमें एम्पैथी की कमी है और माइनर के ट्रॉमा को इग्नोर किया गया है, कि आप ढंग से चीजों को जो है वो नहीं देख रहे हो। और माइनर जिसने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, आप तो उसको इग्नोर कर रहे हो, है ना? तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने वाली, क्योंकि ये पूरे जो स्टे लगाया गया है उसको लीड किया था बी आर गवई ने। राइट, जस्टिस बी आर गवई। फिर ये केस 10 नवंबर 2021 को कसगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें आईपीसी के सेक्शन 376 रेप, सेक्शन 511 अटेम्प्ट टू रेप और पॉस्को कानून के सेक्शन 18 के तहत चार्जेस लगे थे। राइट, तो पॉस्को कानून के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो जरूरी है। और इस पूरी घटना पर गाइज मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है। अगर आपने हमारे कमलाक्ष झा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो करो, क्योंकि वहां पर शॉर्ट्स वाला जो सेक्शन है ना, वहां पर जाकर देखो। इससे रिलेटेड पूरा मामला जो है वो आपको मिल जाएगा ए टू जेड, की क्या घटना घटी थी एक छोटी बच्ची के साथ। राइट, तो जाकर देखोगे तो पूरी चीज आपको बिल्कुल विजुअल फॉर्म में जो है वो नजर आएगी और क्लैरिटी मिल जाएगी। इसलिए हमारा चैनल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट्स के फॉर्म में भी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उस टॉपिक को जरूर जाकर देखना जो ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के केसेस में लीगल लैंग्वेज में सेंसिटिविटी जरूरी है, खास तौर पर जब विक्टिम एक माइनर हो। तो भाई आप जो भी ऑर्डर दे रहे हो, सोच समझ के ऑर्डर जो है वो देना चाहिए। कितना बढ़िया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और अब इससे जो अपराधी हैं उनको और मतलब अब ये मान के चलिए कि धरपकड़ जो है वो की जाएगी, बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो काफी अच्छा ये मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, हस्तक्षेप। तो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी राय देना। अभी के अभी दो, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कि सही लगा, मतलब कि ये आप कैसा लग रहा है आपको कि आने वाले समय में आप अधिकारी बनोगे तो आपको भी जो है वो अपने विचार जो है वो रखने पड़ेंगे काफी सारी चीजों के सामने। तो आज से ही शुरू करो ना, रखो मेरे सामने विचार कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अब इसके अलावा आपको बता दें गाइस, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही था जो मैंने आपको बताया कि लीगल लैंग्वेज जो है, राइट, उस पर सेंसिटिविटी बरतना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी कि खुद से ये फैसला जो है वो लिया और इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजने का ऑर्डर दिया कि ये केस जो है वो अब नॉर्मल बेंच नहीं देखेगी, वो चीफ जस्टिस देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और जो विक्टिम है उनकी मां को केस में लीगल पार्टिसिपेशन की इजाजत दे दी कि उनकी मां भी जो है वो अब केस में
सामने अपनी बातें जो है वो रख सकेंगी, राइट। जैसे कि आपको पता है कि केस जब लड़ा जाता है तो उसमें वकील की आवश्यकता होती है, बट इसकी इनकी माँ को भी जो है वो सामने अपॉर्चुनिटी दे दी कि अब आप भी सामने रखो, क्योंकि इस केस में पुलिस तक ने जो है वो एफआईआर लिखने से मना कर दिया था और उनकी माँ को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। इससे रिलेटेड शॉर्ट देखोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो ये केस जुडिशरी को जेंडर बेस्ड वायलेंस और चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामले में सेंसिटाइजेशन की जरूरत दिखाता है कि जुडिशरी जो भी अपना जजमेंट दे, राइट, इस प्रकार की जुडिशियल ऑफिशियल की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई वो अपने शब्दों का उपयोग सही तरीके से जो है वो रखें, क्योंकि एक माइनर है सामने, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी तो पूरी जिंदगी अभी बाकी है, राइट। ये चीज। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है गाइस, और अच्छा लगा आपको क्लैरिटी मिली हमारे टॉपिक, देखो कितने प्यार से हमने पूरी चीज रखी है, सिर्फ 3 4 5 पॉइंट में, और पूरी चीज आपको समझ में भी आ गई होंगी अभी तक कि टॉपिक में क्या है, क्या काम की चीज है। क्योंकि यहां पर हम लोग इस चैनल पर फालतू चीजों को वो नहीं डालते नहीं है, ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ वो चीज जो आपके काम की है, राइट, जिससे कि आपको अल्टीमेटली फायदा मिले। नेक्स्ट, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल का मकसद वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना है। क्या किसी को पता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो का काम क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिख कर बताओ। देखो यार, ये बिल जो है इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अभी भेजा गया है, ताकि इस पर अच्छी तरीके से बहस हो, डिस्कशन हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है हमारे यहाँ पर काफी सारी कमिटीज जो है वो बनती हैं, और एक बिल को को कानून बनने तक की जो पूरी प्रोसेस है, बिल की कानून बनने की पूरी प्रोसेस है, वो भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आपको याद हो, हमने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज शुरू करी है इसी चैनल के अंदर, राइट। वो सीरीज सभी लोग जो है वो कंप्लीट करके देखना। उसमें हमने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया था कि कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एक बिल जब आता है तो उसके सामने कुछ स्टेप्स होते हैं कि डिस्कशन किया जाता है, फिर और स्क्रूटनी के लिए और जांच करने के लिए कमेटी के पास भेजा जाता है। ऐसे ही ये वाला जो बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसको जो है वो जांच करने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो है वो भेजा गया कि और बेहतर तरीके से एक्सपर्ट इस पर जांच करें। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि यह अमेंडमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकार पर इंक्रोचमेंट है और इससे कम्युनिटी की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। बिल के सपोर्टर्स जैसे कि दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां कह रहे हैं कि यह करप्शन और नेपोटिज्म को रोकने के लिए जरूरी है, राइट, वक्फ बोर्ड के अंदर। क्योंकि बोर्ड के अंदर जो है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेमोक्रेसी रहेगी, राइट, तो बेटर तरीके से वो बोर्ड जो है वो रेगुलेट कर सकेगा पूरी कम्युनिटी को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर आलोचकों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इनके लैंड यूज और फाइनेंशियल डिसबर्समेंट पर कोई स्क्रूटनी नहीं होती, यानी कि जो ये जमीन पर जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, इनकी जो फंक्शनिंग होती है, इनके जो अधिकार होते हैं जमीनों के ऊपर, तो बोलते हैं कि उसका जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीज कही है, और ये भी कहा है कि इस पर कोई प्रॉपर जांच भी नहीं करता। तो इस बिल को इंप्लीमेंट करते वक्त वक्फ कम्युनिटी एंगेजमेंट और माइनॉरिटी के अधिकार का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखो आगे चल के ये चीजें सामने आएंगी, इससे रिलेटेड तब हम डिस्कस करेंगे। बाकी आज का एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप एक बार जो है वो उसको रीड जो है वो जरूर करिएगा। अगर आने वाले समय में आता है तो मैं यहीं पर ही लेक्चर में ये चीज आपकी कवर अप करवा दूंगा। नेक्स्ट, यूनियन बजट 2025-26 में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्रोडक्शन के लिए 35 कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी एग्जेम्पशन का प्रपोजल दिया गया है, ताकि हमारे यहां पर स्वदेश देश के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। तो ये टॉपिक पहले भी आप लोग जो है वो पढ़ चुके हो कि बजट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ड्यूटी एग्जेम्पशन जो है वो कर दिया गया है, यानी कि 35 कैपिटल गुड्स पर, यानी कि ऐसे सामान जिसको हम लोग इंपोर्ट कराते हैं उस पर अब ड्यूटीज जो है वो कम कर दी गई हैं, राइट। जिससे कि जो है वो फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो किया जा सकेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस भी जो है वो घटेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज करना शुरू करें, क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल से जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ ट्रांजिट करना है। कम ऑन से यस और नो। फिर नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें हम लोग, तो फोकस जो है वो लो कॉस्ट लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज के ऊपर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, जिससे कि बेटर तरीके से एफिशिएंसी जो है वो मिल सके, राइट। फिर इसके अलावा BYDs का सुपर ई प्लेटफॉर्म, ये 500 किलोमीटर की रेंज जो है वो प्रोवाइड करा रहा है 5 मिनट की चार्जिंग पर। जो तो सोचो
कितना बेहतरीन जो है वो हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट आप गाड़ी चार्ज करो और 500 किलोमीटर तक जा सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी, और ये सुपर ई प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी समस्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यही है कि एक तो उसको रात भर चार्ज पे, रात भर नहीं तो एटलीस्ट 5-6 घंटे तो चार्ज पे लगाना पड़ता है, उसमें भी वो मुश्किल से 200 किलोमीटर तक की जो है वो रेंज प्रोवाइड कराता है। तो ये एक गेम चेंजर होने वाला है ना। नेक्स्ट, तो टेक्नोलॉजी पर और भी अच्छी तरीके से काम करना जरूरी है। आगे की चर्चा करें, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाइस सिर्फ 2% कार सेल्स का हिस्सा है, जबकि टू व्हीलर्स का मार्केट में 60% शेयर अब बढ़ चुका है। चाइना ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज प्रोडक्शन का 70% से ज्यादा शेयर रखता है, और इंडिया का ये मूव चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए है, क्योंकि चाइना के पास जो है वो अभी बड़ा मार्केट है, पूरे दुनिया भर का 70% मार्केट अपने पास कैप्चर करके रखता है, सोचिए आप। तो ये एक अच्छा मूव है जिससे कि हम अपना खुद का प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट कर सकेंगे, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो इंडिया को अब माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन में, इन सब चीजों में काम करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन पर फोकस करना जरूरी है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जल शक्ति अभियान के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और ये कम्युनिटी एक्शन को वाटर कंजर्वेशन में प्रमोट करता है ये, यानी कि अब कम्युनिटी मिलकर पानी के संरक्षण पर फोकस करें। अब बारिश जो है वो आएगी, तो उससे पहले ये कैंपेनिंग जो है वो शुरू किया है कि पानी के रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह जो है वो की जाए, जिससे कि बारिश के पानी को जो है वो बचाया जाए, स्टोर किया जाए। तो टॉप डाउन वाटर गवर्नेंस अक्सर लोकल कम्युनिटीज को इग्नोर करती है और उनकी लोकल इकोसिस्टम नॉलेज को नजरअंदाज करती है। तो ये एक बड़ा पॉलिसी गैप है, बट ये इनिशिएटिव जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि कम्युनिटी एक्शन को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच पर फोकस जो है वो किया जा रहा है। फिर वाटर यूजर एसोसिएशन को डिसीजन मेकिंग पावर देने की आवश्यकता है, ताकि पिछड़ी कम्युनिटीज को भी शामिल किया जा सके। क्लाइमेट चेंज से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, आप जानते ही हैं। और वेस्टर्न इंडिया के ओरन फॉरेस्ट जैसे कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन मॉडल काफी सक्सेसफुल है। तो याद रखना, ओरन फॉरेस्ट ये बेसिकली एक एग्जांपल प्रोवाइड जो है वो कराते हैं, जहां पर कम्युनिटी जो है वो पानी को बचाने से रिलेटेड प्रयास जो है वो करती हैं। बस ये एक छोटा सा जो है वो टॉपिक था, इसमें कुछ ज्यादा चीजें जो है वो नहीं दी गाइस कि एज सच जो है वो आप ध्यान में जो है वो रखें, राइट। उतना कुछ खास इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी गाइस। तो इनका एक रिकमेंडेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि जीएसटी सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फोकस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना, जीएसटी पोर्टल पर यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना और रिफंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, क्योंकि जीएसटी जो है वो अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो ये रिकमेंडेशन दे रही है कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करो। जीएसटी 2.0 का प्रपोजल दिया गया है, जिसमें लिखने की, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी 2.0 के प्रपोजल में क्या है कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद नए सुधार लेकर आओ, यानी कि जो लोग जीएसटी में इन्वॉल्व है, राइट, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, तो इनको जो है वो बुलाओ और इनसे पूछो कि इनको क्या समस्या आ रही है, और उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए सुधार लेकर आओ। इसमें फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को जो है वो कम करना है, रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, राइट। और शिकायतें जो है वो मतलब जिसकी जो भी शिकायतें हैं उसका निवारण करना है। पैक ने, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मिनिस्ट्री से कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करें, ताकि रेवेन्यू प्रोजेक्शन और मॉनिटरिंग एक्यूरेट हो सके, कि बेहतर तरीके से आप मॉनिटर जो है वो चीजों को जो है वो कर सको। इनडायरेक्ट टैक्स शेयर में डिक्लाइन देखा गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 38.76% से फाइनेंशियल ईयर 2020 में 36.92% तक आ गया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन में भी प्रॉब्लम्स है, खासकर एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए। तो ये बस एक बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जीएसटी के सुधार के लिए अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो काम कर रही है, दैट्स इट। इंडिया और चाइना के बीच अभी रिसेंटली बातचीत हुई, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बीजिंग में ये बातचीत हुई। पीपल टू पीपल एक्सचेंज रिज्यूम करने और डायरेक्ट फ्लाइट्स और कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक्सप्लोर करने पर फोकस किया गया है। ये बातचीत गाइस रिलेशन को और स्टेबल बनाती है, राइट।
और जो अक्टूबर 2024 में खराब हो गई थी, हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद से ज्यादा कोई मतलब धीरे धीरे करके बातचीत जो है वो हो रही थी, क्योंकि काफी समय से चाइना और इंडिया के रिलेशंस, बॉर्डर्स के मुद्दे को लेकर जो है वो काफी खराब है। बट अब हम लोग उसके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बाउंड्री इशू पर 23 मीटिंग्स की हैं। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर वैंग ही ने रीसेंट डिस्कशन लीड करी। गलवान वैली क्लैश के बाद से टेंशन है, और अब फोकस है कि रिलेशनशिप को थोड़ा फेज वाइज जो है वो बेहतर बनाया जाए। बस बाकी और कुछ नहीं था इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा अपडेट था इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो जरूरी है आपको थोड़ा सा समझना। जीई एरोस्पेस 99F404 IN-20 इंजन डिलीवर करेगा इंडिया के तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A के लिए। तो याद रखना है, ये जीई एरोस्पेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये पहला इंजन अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है कि ये डिलीवर कर देगा। और इस साल 12 जेट्स हमारे रेडी होंगे, तेजस 12 जेट्स जो है वो रेडी करने की बात जो है वो की गई है। आपको बता दें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 24 जेट्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स IAF को 35 से 40 फाइटर जेट्स पर ईयर की जरूरत है। तो हमारा जेट्स, आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो काफी कम है। फाइनेंशियल ईयर 2031-32 तक 97 जेट्स के टारगेट है। F404 IN-20 इंजन लाइन को स्टार्ट करना कॉम्प्लेक्स था, ड्यू टू 5 ईयर डॉर्मेसी, यानी कि 5 साल से स्थिति जो है वो खराब थी कोविड-19 के कारण भी। और जीई ने मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज रिजॉल्व किए हैं, और 3 तेजस जेट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ये डील इंडिया के इंडिजीनियस फाइटर कैपेबिलिटीज को बूस्ट करती है और फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करती है। ये डील ब्रॉडर इंडिया US टेक पार्टनरशिप का हिस्सा है। तो जीई और HAL एग्रीमेंट के तहत ये चीज आई थी, और ये डील इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को डिफेंस में मजबूत करने का काम करती है, और इंडिया को के आत्मनिर्भर भारत अभियान के गोल्स को जो है वो अचीव करने पर भी टारगेट करती है। तो ये फैक्ट बस आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। जीई एरोस्पेस जो है वो डिलीवर करेगा 99F404 IN-20 इंजन इंडिया के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A के लिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, सिर्फ इतनी 7 न्यूज थी। और इन इसकी वाली अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। वहां पर आपको इन सब PDF जो है प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में जो है वो हेल्पफुल होंगी। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बताऊंगा कि गाइस एक आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट है, जो आपके ब्रेन पावर को जो है वो काफी इंप्रूव करेगा, आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। जो डायरेक्ट अमेरिका से इंपोर्ट होता है, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का अच्छी मात्रा में जो है वो मिक्सचर है, और बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और बिल्कुल काम करने वाला प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट की कीमत अराउंड 2800 रुपए के आसपास है, जिसमें 60 कैप्सूल आती है, जो आराम से आपका 1 महीना चल ही जाएगा अगर आप रेगुलरली 2 कैप्सूल खाते हो। तो एटलीस्ट 2 महीने तो आपको जो है वो खानी है, और उसके बाद भले ही आप दिन की एक एक कैप्सूल लेना जो है वो शुरू कर दो, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स उसको जो है वो खा भी रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज है। मैंने भी काफी समय तक जो है वो उनके प्रोडक्ट्स जो है वो लिए थे, उसके बाद फिर मैं अब ये पिच जो है वो कर रहा हूँ कि आप भी वो वाले प्रोडक्ट जो है वो लें। अगर जिसको भी वो प्रोडक्ट चाहिए तो आप उससे जो है मंगवा सकते हैं, अपने आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। इस दिए गए नंबर पर बस मुझे व्हाट्सएप जो है वो कर दीजिएगा, उससे 15 दिन के अंदर आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, गारंटीड। राइट, खुद ब खुद आपके अंदर की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने लगेगी। क्योंकि लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर है भाई, वो अपनी प्रोटीन का, सप्लीमेंट का ध्यान देता है, तब जाकर तो उसकी बॉडी बनती है ना। राइट, प्रॉपर डाइट लेंगे तब जाकर तो बॉडी बनेगी। बट आप अपने दिमाग के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसलिए फिर बोलते हुए चीजें हम भूल जाते हैं। ट्राई करो उसको, यू शुड ट्राई इट वंस, व्हेन यू ट्राइड यू विल गोइंग टू गेट द रिजल्ट। तो चलो अब साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।